हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे रहकर पढ़ाई के साथ साथ अलग इंटरटेनमेंट में भी अच्छे मज़े ले रहे होंगे। और आज हम घर पे रहकर यानी इस लॉकडाउन में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में लेक्चर 5। इस लेक्चर 5 में हम प्रीवियस ईयर के आईटीजे क्वेश्चंस, एम्स और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आईटीजे, एम्स या नीट के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। आप जब सोचते हैं, आपके दिमाग में जो रूमर बैठा हुआ है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ट्रिकी होते हैं, मुझसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये निगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो ये जो वर्ड है आप अपने दिमाग से निकाल दें। हमेशा ये सोचें कि मेरे से हो जाएगा। ओके, और आज हम उसी पैटर्न पे पढ़ेंगे, उसी टर्म्स को देखेंगे। हमने जितना तक पढ़ा है यानी लेक्चर 4 तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमसे सॉल्व हो रहे हैं। ओके, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखेंगे। और आज मैं आपको क्वेश्चंस में लिख दूंगा, पहले से बोर्ड पे लिखा होगा, और उसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे और आपका उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसके सही सही आंसर्स आप दे देंगे। और जो बच्चे इस आईटीजे, प्रीवियस आईटीजे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो रहे हैं, इसका मतलब वो आईटीजे में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वो उम्मीद है कि वो आईटीजे क्रैक कर लेंगे। ओके, तो सिर्फ जरूरत है तो उनको टाइम मैनेजमेंट की। अगर टाइम मैनेजमेंट उसके पास अच्छे से हो जाएगा तो वो अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है, और सबसे पहले बात ये है कि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री जस्ट को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, ताकि नए नए क्वेश्चंस आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आगे के लेक्चर्स यानी आगे जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपके पास पहुंच रहा है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, प्रीवियस ईयर आईटीजेई क्वेश्चन जो हमारे पास 2017 में जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, सबसे पहले तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको रीड अच्छे से करना चाहिए। हमेशा क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करनी चाहिए। उसके बाद उसके जो भी टर्म्स हैं यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको अलग लिख लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आज हम वो टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चंस यानी जो आईटीजे में क्वेश्चंस आया हुआ हो या नीट में क्वेश्चंस आया हुआ हो या एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आप बिल्कुल फिंगर टिप्स में उसको याद कर सकते हैं। एकदम चुटकी बजाते हुए आप उसको याद कर सकते हैं। ओके, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए कैसे, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है ये मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर if the age length of its unit cell is a, if the age length of its unit cell is a, the closest approach between two atoms in metallic crystal will be। तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा हमारे पास। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना होता है। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। जो आप पैनिक होते हैं कि आईटीजे को क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ होता है, वो बिल्कुल टफ नहीं होता है। जो आपने पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ा है, उसी बेस पे ये क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल क्रिस्टलाइन एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले लाइन में जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दिया। तो इसके बाद कह रहा है हमारे पास इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए, यानी कि उसका जो एज लेंथ है ए है, then closest approach between two atoms, closest approach between two atom means दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है और उसके ऑप्शंस ए में दिया हुआ 2 है, बी दिया 2√2a, सी दिया हुआ √2a और डी ऑप्शन दिया हुआ है a/√2। ओके, आपको
मैं बहुत ही कम समय दे रहा हूं। ओके, वीडियो पॉज करके इसे लिख लेंगे और लिख कर जो भी आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ओके, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लिए होंगे और इसका आंसर, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिए होंगे। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आसान है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आईटी जेईई में क्वेश्चन होगा बहुत ज्यादा टफ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ करने की कोई जरूरत नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफसीसी स्ट्रक्चर में जिसका एज लेंथ ए है, तो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दो एटम्स का बीच के डिस्टेंस कहने का मतलब होगा 2r पूछ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने पिछले क्लास में लेक्चर 4th में हमने पढ़ा था कि किसी एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के एक फेस पर अपोजिट कॉर्नर्स का एटम्स और फेस सेंटर का एटम्स, ये तीनों क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, कांटेक्ट में होता है। जब तीनों कांटेक्ट में होता है तो इसका रेडियस r, इसका डायमीटर 2r और इसका रेडियस r। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी दोनों एटम्स का बीच का डिस्टेंस कहने का मतलब हो गया कि ये यहां से r और इधर यहां से क्या होगा 2r, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r पूछ रहा है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस होता है √2a, क्योंकि ये हमारे पास फेस का डायगोनल है। फेस का डायगोनल का वैल्यू होता है √2a, तो √2a इक्वल टू होता है √2a इक्वल टू 4r। यहां अगर बात करते हैं इसका r, इसका डायमीटर 2r, इसका r, तो टोटल हो जाएगा 4r इक्वल टू क्या होगा √2a। लेकिन हमें चाहिए 2r का वैल्यू, यानी 2r इक्वल टू लिख सकते हैं √2a अपॉन 2, यानी 2r इक्वल टू a बाई √2। आपका जो आंसर हो गया a बाई √2, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है a बाई √2। यहां पर चेक कर लीजिए, जो हमारे पास आंसर है बिल्कुल भी, यानी कि 1 मिनट से कम समय में भी ये बन सकता है। ओके, बहुत ही कम समय में बन सकता है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको दिया हो। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि ये जो भी आईटी जेईई में क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ज्यादा टफ होगा। आप बिल्कुल आसानी से इसको निकाल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर a बाई √2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको बोर्ड पे देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन सेकंड किया गया है, ये क्वेश्चन करा है इन ए मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली। यानी हमने बताया था कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट होगा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ये सभी टर्म्स हैं। उन सभी टर्म्स में हमारे पास मोनोक्लिनिक के बारे में पूछा है कि मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में जो एज लेंथ है और हमारे पास इंटरएक्सियल एंगल है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ओके, ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्या है, थ्योरी बेस्ड है। यानी ये लेक्चर 2 में आपको मैंने ये सारे टर्म्स बताया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि इनके बीच में रिलेशंस क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बी ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू अल्फा। यानी कहने का मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ सी ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और डी ऑप्शन दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये आपका क्वेश्चन जो जेईई मेन ऑनलाइन 2014 में पूछा गया, ये बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन, यानी मैंने ये लेक्चर सेकंड में आप क्वेश्चंस कराते हुए, या सॉरी जो हमारे पास मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमेशा याद रखेंगे। क्रिस्टल सिस्टम और उसका एज लेंथ और एंगल के बीच में जो रिलेशंस है वो हमेशा याद रखेंगे, और इसी बेस पे 2014 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में और इस पे हम क्वेश्चन
वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेंगे और लिखने के बाद जो इसका सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आप लिख लिए होंगे और इसका करेक्ट आंसर आपके माइंड में हो चुका होगा और आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। ओके, इसका जो सही आंसर है वो होगा सेकंड। इसका क्या होगा आंसर? सेकंड आंसर। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में जो एज लेंथ होता है वो इक्वल नहीं होता है और अल्फा इक्वल टू गामा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन अल्फा 90 डिग्री नहीं होता। ये बिल्कुल ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल याद करके रट के इसको याद कर सकते हैं और ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल भी आसान है, टू द पॉइंट, यानी आपने याद किया और तुरंत ये टिक लगाया कि ये आंसर इसका हो जाएगा। इसमें कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन का टर्म नहीं था और बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, जो जेट 2013 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि an element having an atomic radius of 0.14 nanometer, an element having an atomic radius of 0.14 nanometer crystallizes in a FCC unit cell. What is the length of a side of the cell? Okay, ऑप्शन दिया आपके पास A 0.96 नैनोमीटर, बी ऑप्शन 0.4 नैनोमीटर, सी ऑप्शन 0.24 नैनोमीटर, डी ऑप्शन 0.56 नैनोमीटर। ओके, ये भी क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी टाइप पे ये क्वेश्चन है। ओके, उसी टाइप पे हमारे पास उसी बेस में क्वेश्चन है। मैंने भी ये क्वेश्चंस कराते हुए, यानी ये जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था कि ये जो रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम्स के बीच में जो रिलेशन आता है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, और उसी बेस पे ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे और इसका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आई होप इसका आंसर आपके पास आ गया होगा। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ इन एफसीसी यूनिट सेल, लेक्चर फोर्थ में हमने बताया था कि एफसीसी के एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 4r इक्वल टू होता है √2a। 4r इक्वल टू क्या होता है? √2a। 4r इक्वल टू √2a। यहां पर r का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.14 नैनोमीटर। यहां पर r का वैल्यू दिया हुआ, तो एज लेंथ चाहिए। यहां पर कह रहा है इस क्वेश्चन में बिल्कुल से ध्यान दिया, एन एलिमेंट हैविंग एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 0, एटम का रेडियस दिया हुआ, r का वैल्यू दिया हुआ इन एफसीसी में, तो लेंथ ऑफ साइड यानी a का वैल्यू चाहिए, यानी a इक्वल टू हमारे पास है 2√2r। यही टर्म था हमारे पास, तो a इक्वल टू 2√2, r का वैल्यू 0.14। ओके, a इक्वल टू 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 0.14। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो a इक्विवेलेंट टू 0.4 नैनोमीटर आ जाता है। ओके, इसका सही आंसर आपके पास बी। ओके, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। देखिए यहां पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, इन ए एफसीसी लैटिस atoms of A form the corner points and atoms of B form the face center points. If two atoms of A are missing from the corner points, the formula of the ionic compound is. इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास एफसीसी लैटिस है उसमें एटम ए सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एटम बी सभी फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है। ओके, अगर मान लेते हैं हमारे पास दो कॉर्नर्स का जो एटम्स है, एटम ए है, वो मिस कर जाता है यानी हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तब उस आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा?
ओके, इसका सही ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ ऑप्शन है AB2, AB3, AB4, A2, B5। ओके, ये ऑप्शंस दिए हुए, ये क्वेश्चन, ये जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो JEE 2013 में पूछा गया, JEE 2013। ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये जो हमारे पास है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको IIT JEE मेंस और हमारे पास नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, इसका सही आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। ओके, आशा करता हूं कि ये जो आप क्वेश्चंस है ये अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लिए होंगे। यानी सॉल्व करने का मतलब जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहा है इसका मतलब वो IIT JEE में क्वेश्चन सॉल्व करने यानी IIT JEE क्रैक करने के लिए एलिजिबल है। ओके, मैं ये टर्म नहीं कर रहा, आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन आए, तीनों चारों क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान थे, इसमें कोई ऐसा टर्म्स नहीं था कि बहुत ज्यादा ट्रिकी है और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछेंगे और इसमें आपके पास फिर से मैं इसको बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये टर्म पूछा गया है कि ए जो एटम्स है सभी कॉर्नर प्रेजेंट है, बी एटम्स जो है सभी फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है। ओके, ए जो एटम्स है उसमें से 2 एटम यानी किसी 2 कॉर्नर से एटम से मिस कर जाता है, तो उस आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अब इसमें हम सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये हमारे पास एटम्स हैं, यूनिट सेल है। मान लेते ए जो है सभी कॉर्नर प्रेजेंट है और बी जो है हमारे पास फेस सेंटर प्रेजेंट। ओके, इस जो सभी कॉर्नर प्रेजेंट होता है ये कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। लेकिन यहां पर 8 कॉर्नर में से 2 कॉर्नर्स के एटम्स मिस कर जा रहा है, तो अब यहां पर नाउ टोटल कॉर्नर्स इक्वल टू कितने होंगे, एटम्स एट कॉर्नर इक्वल टू 6। ओके, तो एटम्स की बात करते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो भी एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट होगा उसका 1/8 ही किसी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो एटम्स एट कॉर्नर्स इक्वल टू 6। ओके, तो एटम इक्वल टू हो जाएगा एटम 6 इंटू 1/8 यानी 3/4। बी जो है कहां प्रेजेंट है, बी जो हमारे पास फेस सेंटर प्रेजेंट है, बी जो है हमारे पास कहां प्रेजेंट है, फेस सेंटर। फेस सेंटर पे अगर प्रेजेंट है हमारे पास तो टोटल फेस सेंटर कितने हो जाएंगे, 6। तो एटम इक्वल टू हो जाएगा एटम इक्वल टू 6 इंटू 1/2। हमने बताया था कि जो भी हमारे पास एटम फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा ये उसका 1/2 पार्ट ही किसी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। 1/2 पार्ट ही क्या होता है, किसी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल एटम हो गया 3। ए जो है हमारे पास A इक्वल टू 3/4, बी है हमारे पास 3, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A 3/4 B 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं A3 B12। अब यहां से कॉमन कर लेते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालें, कॉमन कर लेते हैं। 3 का कॉमन करेंगे तो यहां पर A B4 बनेगा। आंसर आपके पास जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा AB4। ओके, या फिर से देख लेंगे, ए जो है हमारे पास कॉर्नर प्रेजेंट है, बी कहां है, फेस सेंटर प्रेजेंट है। अब हमारे पास हम जानते हैं टोटल कॉर्नर होता है 8, लेकिन यहां पर जो एटम्स एट कॉर्नर्स है वो 6 ही होगा, क्योंकि 2 जो एटम्स है कॉर्नर पर का वो रिमूव कर जा रहा है, मिस कर जा रहा है। 8 में से सिर्फ 6 ही कॉर्नर पर ही एटम्स प्रेजेंट है, तो टोटल एटम्स हो जाएगा 6 इंटू 1/8। 1/8 कहां से आया कि हमने पिछले लेक्चर में ये टर्म्स बताया था कि जो भी हमारे पास एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा वो उसका 1/8 पार्ट ही किसी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो 6 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो 6 इंटू 1/8 इक्वल टू 3/4।
बी जो है फेस सेंटर प्रेजेंट है, टोटल फेस सेंटर होते कितने 6, तो एटम्स इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1/2, क्योंकि अगर कोई भी एटम फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका 1/2 ही किसी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल एटम्स हो गया 3। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ए हो जाएगा 3/4, बी हो गया 3, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ए 3/4 बी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A3 B12। अब क्या करते हैं यहाँ पर 3 का कॉमन कर लेते हैं, 3 का कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास AB4, जो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन सी दिया हुआ है। ओके, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ये सॉलिड हैज BCC स्ट्रक्चर if the distance of nearest approach between two atoms is 1.73 angstrom. Okay, the edge length of the cell is, क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास तो BCC स्ट्रक्चर में क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, यानी क्लोजेस्ट अप्रोच जो डिस्टेंस है वो है 1.73 एंगस्ट्रॉम। द एज लेंथ ऑफ द ए इज, यानी बीसीसी में उसका एज लेंथ पूछ रहा है आपके पास। ऑप्शन दिया हुआ 314.20 पिकोमीटर, बी ऑप्शन दिया हुआ 216 पिकोमीटर, सी ऑप्शन दिया 200 पिकोमीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ आपके पास 1.41 पिकोमीटर। ओके, ये जो क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है और इसका बहुत ही सिंपल से आंसर आ जाएगा, बहुत ही तुरंत आ जाएगा आंसर। ओके, आप इसे क्वेश्चन को लिख लेंगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लिए होंगे, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप अपने कॉपी पर सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कितना आसान है, यहां पर देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है। दिया हुआ है बीसीसी स्ट्रक्चर में जो नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच का नियरेस्ट अप्रोच, यानी 2r के का टर्म दिया हुआ है। नियरेस्ट दो एटम्स का बीच का डिस्टेंस होता है 2r। ओके, तो 2r इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 1.73 एंगस्ट्रॉम मीटर, 2r। ओके, ये टर्म आपको गिवन है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से ऊपर पहले क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसको कॉपी पर लिख लेते हैं। यहां से आपको दिया हुआ है नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स कितना, यानी नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स कहने का मतलब होता है 2r इक्वल टू दिया 1.73 एंगस्ट्रॉम मीटर। अब पूछ रहा है एज लेंथ ऑफ ए का टर्म पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियाई एंड एज लेंथ इन बीसीसी। 4r इक्वल टू होता है √3a, 4r इक्वल टू क्या होता है √3a, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2r इक्वल टू √3a, यानी a इक्वल टू 2 इंटू 2r अपॉन √3। 2 इंटू 2r का वैल्यू दिया 1.73 अपॉन √3 का वैल्यू होता है 1.732। ओके, ये टर्म वैल्यू होता है हमारे पास, ये सही है, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया लगभग, ठीक है, यही टर्म होता है हमारे पास, तो वैल्यू आ जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम मीटर। 2 एंगस्ट्रॉम मीटर कहने का मतलब है 200 पिकोमीटर। ओके, 2 एंगस्ट्रॉम मीटर कहने का मतलब क्या होगा, हमारे पास होता है 200 पिकोमीटर। यूनिट चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम मीटर को पिकोमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 200 पिकोमीटर। आपका जो आंसर है सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल ही आसान था हमारे पास। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है कह रहा है कि लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम विल बी। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, the length of the side of its unit cell is 351 picometer, the atomic radius of the lithium will be, लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 152 पिकोमीटर, बी ऑप्शन दिया 75 पिकोमीटर,
सी ऑप्शन दिया 300 पिकोमीटर, डी ऑप्शन दिया 240 पिकोमीटर। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि हमारे पास लिथियम जो है बीसीसी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। बीसीसी स्ट्रक्चर में उसका जो एज लेंथ है वो दिया हुआ 351 पिकोमीटर, तो उसका एटॉमिक रेडियस बताइए क्या। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास जेई 2012 में पूछा गया। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने हमेशा कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास है बिल्कुल आसान से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर बिना समय गया हुए यहाँ इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे और मैं तुरंत ये इसका आंसर बता रहा हूँ। ओके, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन, हम पिछले क्लास में जो भी रिलेशंस पढ़े थे बीसीसी के लिए, उसमें हमने पढ़ा था 4r = √3a होता है, यानी 4r = होता है √3a। ये आंसर में हमारे पास क्या होता है 4r = √3a। अब हम a को वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू चाहिए, r = √3a/4। √3 का वैल्यू 1.732, a का वैल्यू 351/4। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप जाएगा 152 पिकोमीटर। ओके, बिल्कुल तो सिंपल सा आंसर, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। ओके, आंसर फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा आंसर, यानी कि इस टाइप से आईटी देंगे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है इन ए एफसीसी क्यूबिक लैटिस एटम ए occupies the corners and B occupies the face center position। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि जो एफसीसी लैटिस है उसमें एटम ए कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और एटम बी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, एक एटम फेस सेंटर से मिस हो जाता है, तब उसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। ओके, इसका फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन और भी आया था हमारे पास, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और इसी टाइप का हमारे पास, यानी कि ये जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके, थ्योरी वही है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग रहेगा और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आई होप ये जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर लिए होंगे। ओके, और इसका आंसर जो भी है आप आपके पास आ चुका है। अब सॉल्व करते हैं, इसमें हमारे पास किस तरह से ये सॉल्व होता है। जो एटम ए है वो कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर प्रेजेंट है, और एटम बी है फेस सेंटर प्रेजेंट। तो किसी भी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेस सेंटर होता है। 8 कॉर्नर होगा, क्या कितने होंगे फेस सेंटर, 6 फेस सेंटर। तो ए एटम सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहां पर अगर बात करते हैं ए कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर। टोटल कॉर्नर कितने होंगे 8। तो टोटल एटम्स की बात करते हैं, 8 × 1/8 इक्वल टू बी कहां प्रेजेंट है, फेस सेंटर। टोटल फेस सेंटर होते हैं 6, लेकिन उसमें से एक फेस सेंटर का एटम से रिमूव कर दिया जा रहा है, यानी मिस कर दिया है। तो अब कितना फेस सेंटर हो गया 5। अब कितना होगा फेस सेंटर 5 होगा, यानी अब फेस सेंटर हो जाएगा 5। ओके, एक्चुअल में 6 होता है, लेकिन एक ही जो एटम्स है जो फेस सेंटर से रिमूव हो गया है, तो रिमेनिंग कितने फेस सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट है 5। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल एटम्स इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1/2। मैंने बताया था कि फेस सेंटर पे जो भी एटम्स होता है उसका 1/2 पार्ट ही किसी एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, तो 5 × 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ओके, तो आपके पास अगर बात करते हैं ए होता है 1, बी है आपके पास 5/2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा A2B5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा A2B5।
इसका आंसर आपके पास दिया हुआ है आंसर। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, अभी तक जो हमने लेक्चर 4 तक जितना पढ़ा था, आज लेक्चर 5 में आईटी जेई के जो भी क्वेश्चन है हमने किए। ओके, आईटी जेई के जो भी क्वेश्चन है वो आप हमने किया। इसमें हमने देखा कि जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्दर इसके बाद जो हमने लेक्चर करेंगे इस टॉपिक पर भी हमारे पास क्वेश्चंस करेंगे और नीट के भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी चैनल के साथ बने रहेंगे और आपको नए नए क्वेश्चंस डीपीपी के फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर